सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। आज हमारा वितराग विज्ञान भाग 2 है ना, उसका पाठ 5वां, जिसका नाम है तीन लोक, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये तीन लोक किस आधार से लिखा गया है। जैसे अभी तक हमने देखा कि प्रत्येक पाठ का कुछ न कुछ हमें आधार प्राप्त हुआ है कि इस ग्रंथ के आधार से ये पाठ लिखा गया है। वैसे ही ये जो तीन लोक नाम का भी पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ के आधार से लिखा गया है। ठीक है, तो अभी आप अंकित जी आप पढ़ेंगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। जी, परिचय। अ, वो संस्कृत वाला तो नहीं पढ़ पाऊँ। अ, कम से कम नहीं, लिखकर आप चलिए अधिक से। हिंदी, आप हिंदी पढ़ लीजिए। हाँ जी। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी के तत्वार सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है। ये कुंद कुंद आचार्य के पट शिष्य थे तथा विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। आचार्य गृतपिच्छ उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में गृतपिच्छ उमा स्वामी के तत्वार सूत्र को प्राप्त है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। यह ग्रंथ राज जैन समाज देखिए द्वारा रुकिए, संचालित। अंकित जी। हाँ, देखिए, सबसे पहले क्या आर्य वृद्ध पिच्छो उमा स्वामी उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व बताया है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, तत्वार्थ सूत्र कर्तारम वृद्ध पिच्छोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजातम उमा स्वामी मुनीश्वरम, है ना। उमा स्वामी मुनीश्वर, जो उमा स्वामी कौन, वृद्ध पिच्छ, देखिए वृद्ध पिच्छ होती है, पर यहाँ पे कौन सा लिखा, गृद्ध पिच्छ, है ना। तो जैसे कहानी आती है आचार्य कुंद कुंद की भी कि गृद्ध पिच्छ कहा जाता, वैसे ही उमा स्वामी को भी गृद्ध पिच्छ कहा जाता था। अब देखिए उसमें आगे क्या लिखा है कि इनका परिचय हम पहले भी बहुत अनेकों पाठों में पढ़ चुके हैं उमा स्वामी का। वही चीज लिखी है कि इनके द्वारा जो तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ लिखा गया है वो जैन समाज के लिए बहुत मतलब एक बोलते हैं ना डायमंड की तरह काम किया है। जैसे बाकी सब परंपराओं में, जैसे हिंदुओं में गीता को जितना महत्व है ना, बाइबल का है, जैसे मुसलमानों में कुरान का है, वैसे ही जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र जी का महत्व है। और इस पर अनेकों आचार्यों ने अनेकों टीकाएं लिखी हुई है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि हुई। उसके बाद में और हमने गंधहस्ती महाभाष्य के बारे में इसके ऊपर टीका पढ़ी है। ऐसे अनेक टीकाएं तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ पर लिखी गई है। ठीक है, और अनेकों पाठ्यक्रम में, मतलब इसमें आगे यही बताया है कि जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रमों में, मतलब हम भी अभी जो ये एक पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं परमागम ऑनर्स के द्वारा, उसमें भी आपको तत्वार्थ सूत्र जी का अभ्यास आगे आएगा। और ऐसे ही जो महाविद्यालयों में शास्त्री करवाते हैं वहां पर भी एक तत्वार्थ सूत्र का सब्जेक्ट हमें होता है, जो तत्वार्थ सूत्र जिसमें पढ़ाया जाता है ना। और कॉलेजेस वगैरह में भी सर्वार्थ सिद्धि न्याय के इत्यादि विषय उसके होते हैं। तो ये जो चतुर्थ मतलब ये जो अभी पाठ हमारा 5वां है, वो प्रस्तुत अंश तत्वार्थ सूत्र के तृतीय और चतुर्थ, है ना। तत्वार्थ सूत्र में टोटल कुल मिला के कितने अध्याय है, 10 अध्याय है। ठीक है, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन पूरे तरीके से हुआ है। और उसमें ही तीसरे और चौथे अध्याय में 3 लोक का वर्णन दिया गया है। तो उसी के आधार से यह पाठ लिखा गया है। देखिए, अभी तक हमने देखा ही है कि सारे जो पाठ है वो कैसे किस तरह से लिखे गए हैं, तो संवाद के रूप में ही लिखे गए हैं। तो इसमें भी संवाद के रूप से ही पाठ को लिखा गया है। तो यहाँ पर वैभव जी और अंकित जी, आप दोनों
इस पाठ को पढ़ेंगे। अंकित जी आप छात्र का पढ़ेंगे और वैभव जी आप अध्यापक का। ठीक है जी, अंकित जी शुरू कीजिए। गुरु जी, आज प्रवचन में सुना था कि कुंद कुंद आचार्य देव श्री सिमंदर भगवान के दर्शन करने विदेह क्षेत्र गए थे। यह विदेह क्षेत्र कहाँ है? यह सारा विश्व 3 लोकों में बटा हुआ है। जहाँ हम और जहाँ हम और तुम रहते हैं, यह मध्यलोक है। इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है। वे एक दूसरे को घेरे हुए हैं। सबके मध्य जम्बूद्वीप है। उसके चारों ओर लवण समुद्र है। उसके चारों ओर अ, धातकी खंड द्वीप है। उसके भी चारों ओर कालो कालोदधी समुद्र है। फिर पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर समुद्र। इसी प्रकार असंख्यात द्वीप और समुद्र है। हम और आप तो जम्बू द्वीप में रहते हैं, पर सिमंदर भगवान कहाँ रहते हैं? वे भी जम्बूद्वीप में ही रहते हैं। पर भाई, जम्बूद्वीप छोटा सा थोड़े ही है। यह तो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। इसके बीचों बीच सुमेरु नामक गोल पर्वत है तथा इस गोल जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले 6 महापर्वत हैं, जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक पड़े हुए हैं, जिनके नाम हैं हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। हाँ जी, जब ये देखिए पूर्व यहाँ से तक हम पश्चिम। देखते हैं। एक हम्म, मिनट, हाँ यहाँ तक हम देखते हैं क्या कि छात्र प्रश्न कर रहा है कि आज मैंने प्रवचन में सुना कि कुंद कुंद आचार्य देव कहाँ गए थे? सिमंदर भगवान के दर्शन करने विदेह क्षेत्र गए थे। तो प्रश्न ये हुआ कि विदेह क्षेत्र आखिर कहाँ है, तो उसका अध्यापक उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी ने 3 लोक का नक्शा देखा है। 3 लोक कैसा होता है देखा है? 3 लोक को हम देखा जाए तो ऐसा बोलते हैं कि पुरुषाकार। यदि कोई पुरुष खड़ा हो और अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रखे तो कैसा एक बनता है आकार, वैसा ही 3 लोक का आकार कहा गया है। तो 3 लोक का आकार जो होता है वो कैसे 3 भागों में बटा है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, है ना। ऊर्ध्वलोक में क्या देवगति इत्यादि आती है, मध्यलोक में त्रियंच गति, मनुष्य गति, और अधोलोक में हम क्या कहते हैं, नरक गति। ठीक है, तो वैसे ही ये 3 लोक बटे हुए हैं। 3 लोकों का बंटवारा किया गया है। और जहां हम और आप, मतलब जैसे हम सभी लोग मनुष्यगण जो रहते हैं, वो कौन सा लोक है, मध्य लोक। और इस मध्य लोक में भी क्या है, मतलब जम्बू द्वीप में क्या है, इसमें असंख्यात द्वीप और समुद्र है। जैसे हम आज द्वीप देखते हैं, है ना, वैसे ही द्वीप और समुद्र है, जो कैसे एक दूसरे को घेरे हैं। मतलब आप एक समझिए कि एक सर्कल है और उसको आसपास आसपास, मतलब हम कंटिन्यू एक सर्कल 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 बनाते थे, द्वीप और समुद्र, मतलब एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप और एक समुद्र, ऐसे करके उसका डिवाइडेशन हुआ है। तो सबके बीचों बीच, सबसे बीचों बीच जो है वो कौन सा द्वीप है, जम्बू द्वीप है। ठीक है, फिर जम्बू द्वीप के बाद लक्केर कौन सा है, लवण समुद्र है। ठीक है, फिर लवण समुद्र के बाद थातकी खंड द्वीप है, और उसके भी चारों आजू बाजू कालोदधी समुद्र। मतलब क्या ऑर्डर हुआ है हमारा कि जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी द्वीप, और फिर आगे कौन सा आएगा, कालोदधी समुद्र, है ना। और फिर पुष्करवर द्वीप और फिर पुष्करवर समुद्र। इस प्रकार ऐसे कंटिन्यू आगे असंख्यात द्वीप और समुद्र कहे गए हैं। फिर अब हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, जम्बू द्वीप में। हम बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे। तो वही बात है कि सबसे पहले कहाँ आएंगे हम, अगर ढूंढेंगे अपने आप को मैप में, तो जम्बू द्वीप। अब वो जम्बू द्वीप में रहते हैं, पर सीमंदर भगवान कहाँ रहते हैं, तो सीमंदर भगवान तो विदेश क्षेत्र में है, तो वो कहाँ है। तो अब देखो उसका पता बता रहे हैं कि वो भी जम्बू द्वीप में ही रहते हैं। जम्बू द्वीप छोटा सा थोड़ी ही है, यह तो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। जम्बू द्वीप का आकार, साइज क्या बताया, 1,00,000 योजन विस्तार वाला बताया। ठीक है, और इसके बीचों बीच जम्बू द्वीप भी एक है, जो सबसे सेंटर वाला है द्वीप, और इसके भी बीचों बीच क्या है, एक सुमेरु पर्वत है।
ठीक है, सुमेरु नामक गोल पर्वत है। इस सुमेरु पर्वत का नाम पहले सुना है कभी? हम्म। पंचकल्याणक इत्यादियों में सुना है पर सुमेरु पर्वत का नाम, है ना? हाँ बालक बहुत। तीर्थंकर को हम्म। जहाँ नमन के लिए लेके जाते हैं तो उस टाइम पे सुमेरु पर्वत का उल्लेख वहां पे बताया जाता है। तो वैसे ही जम्बू द्वीप में सबसे बीचों बीच कौन सा पर्वत बताया? सुमेरु पर्वत। इस गोल जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले 6 महापर्वत हैं। देखिए अभी क्या हुआ था, हमने क्या देखा कि एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। अब हम केवल जम्बू द्वीप में आ गए, और जम्बू द्वीप में भी बीच में क्या है? सुमेरु पर्वत। ठीक है, अब एक सर्कल है तो उसके राइट से लेफ्ट आपको जाना है। ठीक है, तो एक आड़े लाइन में पूरे क्या है? पर्वत है। उन पर्वतों के यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं। कितने पर्वत है? 6 महापर्वत है, जिससे वो क्रॉस हुआ हुआ है बीच में से ऐसा। तो वो जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, जिसके नाम कौन सा है? आपको नाम याद रखने हैं इन 6 पर्वतों के। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ये 6 महापर्वतों से वो पूर्व से पश्चिम तक बीच में क्रॉस हुआ हुआ है। चलिए आगे अंकित जी। जब ये पूर्व से पश्चिम तक पड़े हुए हैं तो जम्बूद्वीप तो 7 भागों में बट गया समझो। हाँ, इन्हीं 7 भागों को तो 7 क्षेत्र कहते हैं, जिनके नाम हैं भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत। हाँ अब देखिए, समझा अब कि इसमें नाम आया विदेह क्षेत्र। अभी हम क्या देख रहे थे कि जम्बू द्वीप, अब जम्बू द्वीप में भी जब अगर पर्वत रहेंगे और हम उसको 6 महापर्वतों से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कितने भागों में बट जाएगा? 7 भागों में। तो वही क्या कहलाता है? 7 क्षेत्र। और उन 7 क्षेत्रों के भी अलग से फिर नाम बताए, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। जैसे उसमें से अभी हमारा प्रश्न क्या था, हम किसको देख रहे थे, किसको फाइंड कर रहे थे? विदेह क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र में कौन है? सिमंदर भगवान। और 20 तीर्थंकर वह हमेशा विद्यमान रहते हैं, ऐसा जो विदेह क्षेत्र है। तो वो भी कहाँ पे है? जम्बू द्वीप में। और हम भी कहाँ रह रहे हैं? जम्बू द्वीप में ही। अभी वो सब आगे आएगा कि कैसे कैसे कहाँ रह रहे हैं, कौन से क्षेत्र में है। जैसे देखिए पहले ही आया ना भरत क्षेत्र, हम कहाँ रह रहे हैं? भरत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। तो उन सब चीजों का अभी आगे और आपको खुलासा होगा। चलिए अंकित जी। अब समझा कि जम्बूद्वीप का जो बीच वाला हिस्सा विदेह क्षेत्र है वही सीमंदर भगवान है। पर हम उसके ही दक्षिण में जो भरत क्षेत्र है ना, उसी में हम रहते हैं। यही आचार्य कुंद जन्मे जन्मे थे और वे विदेह क्षेत्र गए थे। देखिए दिख रहा है आपको सभी को जम्बू द्वीप का मैप एक? हाँ। देखिए उसमें जो बीच में जो एक गोल ब्लैक डॉट बना हुआ है, ठीक है, वो है सुमेरु पर्वत। ठीक, और ये आपको सिर्फ अभी लवण समुद्र जो आसपास डॉटेड लाइन से कवर किया गया है वो लवण समुद्र बताया है। और जो बीच वाला जो पूरा पार्ट है वो कौन सा है? जम्बू द्वीप। ठीक है, और उसमें देखिए आप तो 6 जो पूर्व से लेके पश्चिम तक आपको दिखेंगे पर्वत, महापर्वत, है ना, जो ऐसे पूरे स्लैंट में बने हुए हैं, उसके नाम भी वहां पर लिखे हुए हैं। जैसे ये हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। जिससे जो पूरा क्षेत्र है वो कितने भागों में बट गया? 7 क्षेत्रों में बट गया। और उसमें अब ये देखिए जो क्षेत्र है उनके भी नाम बीच में लिखे गए हैं कि कैसे क्षेत्र बटे हुए हैं। ठीक है, जो बीच बीच के जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसे बटे हुए हैं वो दिख रहा है हमें। तो अब ऐसे ही बात, और ये जो बीच वाला है ये कौन सा है? सुमेरु पर्वत। अब ये दिख रहा है लवण समुद्र, इसके बाद कौन सा आएगा? धातकी खंड, है ना। ऐसे ही फिर कंटिन्यू में आप बाहर बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए बढ़ाते चलिए। तो ऐसे ही एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे करके पूरा बनता है लोक, है ना आगे। चलिए देखिए अभी हमारा प्रश्न कहाँ छूटा था कि भरत क्षेत्र में भी हम कहाँ रह रहे हैं, क्या है, तो उसका अब रास्ता बता रहे हैं आगे। चलिए पढ़िए। हम भी नहीं जा सकते क्या वहाँ? विदेश क्षेत्र जाने की बात चल रही है ना, कि भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र कैसे जाया जाए, तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मैं नहीं पूछ रही भाई, हूँ।
बताया था ना कि रास्ते में बड़े बड़े विशाल पर्वत है। उन उन्हें पर्वतों पर उन्हें पर्वतों पर प्रत्येक पर एक एक विशाल सरोवर है। उनमें से 18 14। नदी 14 14 14। 14 नदियां निकलती हैं और सातों क्षेत्रों में बहती है। उनके नाम है गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नारकांता, सुवर्ण, नरकांता। नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला और रक्ता, रक्तोदा। ये नदियां हाँ जी, कंप्लीट कीजिए उतना। ये नदियां ये क्या है? क्रम। क्रम क्रम से है। क्रम क्रम ये नदियां क्रम से भरत से लेकर ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक में दो दो बहती है, जिनमें पहली पूर्व समुद्र में और दूसरी पश्चिम समुद्र में गिरती है। इस मध्यलोक में तिर्यक लोक भी कहते इस मध्यलोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं, क्योंकि यह तिरछा बसा है ना। हाँ देखिए, क्या मतलब? अब यहाँ पे क्या बात आती है, एक मिनट हम इतना समझ लें। देखिए क्या बात आ रही है कि अब वहां से हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो उसका भी रास्ता बताया कि कितना कठिन है। क्या चीजें हैं कि अब पर्वत जो बंधे हुए हैं, है ना, कितने पर्वत थे? 6 पर्वत थे, महापर्वत थे। अब उसमें क्या बताया कि रास्ते भी बड़े बड़े विशाल पर्वत है और उन पर्वतों पर एक एक विशाल सरोवर है। देखिए फिर से रिकॉल कीजिए, हम कहाँ पे जा रहे थे पहले? जम्बू द्वीप, ठीक है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत, ठीक। फिर उसके आसपास और 6 महापर्वत, जिससे हमारा जम्बू द्वीप कितने 7 क्षेत्रों में बट गया। फिर वो 7 क्षेत्र भरत, ऐरावत, वो हम लोगों ने पूरा देखा, ठीक है। अब उसके बाद में हर क्षेत्र के हर पर्वत के ऊपर क्या एक एक विशाल सरोवर, ठीक है। हर पर्वत के ऊपर एक विशाल सरोवर, और उस सरोवर में से बहती हुई 14 नदियां, ठीक है। अब उन 14 नदियों के भी नाम यहाँ पे बताए हुए हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता, रक्तोदा, है ना। और ये कैसी बह रही है? तो पूर्व की तरफ। और क्या दिया देखो, ये नदियां क्रम से भरत से लेकर ऐरावत क्षेत्र में, मतलब जो 7 क्षेत्र डिवाइड हुए हैं उन क्षेत्रों में दो दो बहती है, ठीक है। एक इधर और एक इधर। देखिए पेयर में है ना, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, ये हर पेयर पेयर में है, ठीक है। तो ऐसी बहती है जिनमें से पहली पूर्व समुद्र में और दूसरी पश्चिम समुद्र में गिरती है, ठीक है। और आप वो मैप देखेंगे तो उसमें आपको और भी क्लियर होगा। हम अभी पूरा पाठ पढ़ने के बाद में हम मैप में उस चीज को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ कैसा है, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा। और क्या कि अब मध्य लोक की बात की, कि मध्य लोक को और क्या कहता है? तिर्यक लोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तिरछा बसा है। अब वो तिरछा कैसे बसा है तो उसका आगे हमको बताएंगे। चलिए पढ़िए। अ, क्या मतलब? बस्तियां तो तिरछी ही होती हैं। मध्यलोक की बस्तियां तिरछी है, पर अधोलोक की नहीं। वे तो एक के नीचे एक है। हैं? क्या कहा? अधोलोक? हाँ हाँ, इसी पृथ्वी के नीचे 7 नरक हैं, जिनके नाम है रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमः प्रभा, महातम प्रभा। वे क्रमशः एक के नीचे एक है। वे बस्तियां बहुत ही दुखद है। रहने का स्थान भी बिलों के सदृश है। वहाँ की जलवायु बहुत ही दूषित है। वहाँ के जीव बह्या वातावरण की प्रतिकूलता से दुखी तो है ही, पर उनके कषायों की तीव्रता भी है। अतः आपस में मारकाट किया करते हैं। नरक क्या, दुख का घर ही है। जब जीव घोर पाप करता है तो
वहाँ उत्पन्न होता है। जो जीव वहाँ उत्पन्न होता है उन्हें नारकी कहते हैं। हम्म, देखिए, अब जब हम लोगों ने चार गति का वर्णन पढ़ा था, तब हम नरक गति का दुखों को तो पढ़ ही चुके थे कि नरक गति के दुख कैसे होते हैं। अब वो कितने नरक बताए? देखिए, अब ऊपर क्या है? अधोलोक, जो एक के नीचे एक के नीचे एक है, ठीक है। फिर मध्यलोक, और अब अधोलोक की बात की कि अधोलोक पृथ्वी के नीचे कितने? 7 नरक कहे, जिसके नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातम प्रभा, ठीक है। जो क्रमशः एक के नीचे एक साथ बने हुए हैं। और वो कैसे है? वो बस्तियां कैसी है? दुखद है, बहुत ही दुखद है, ठीक है। जो रहनों के स्थान ही नहीं है, बीलों के सदृश स्थान बताए गए हैं वहां पर। और कैसा कि जलवायु भी बहुत दूषित है। जैसे आज हमें बोलते हैं दिल्ली की हवाएं कैसी है? दूषित मानी जाती है ना, कि वहां सांस लेने में नहीं आ रही है। तो वो तो एक हमारे लिए दूषित, अब वहां सोचिए उससे भी कितने कई गुना दूषित वहां पे होती होगी, है ना। हमें तो भी दिल्ली की ही दूषित लगती है, तो वहां की हालत क्या होती होगी। और ऊपर से क्या कि प्यास लगे तो पानी नहीं है, सब भूख प्यास का हम लोगों ने वहां देखा ही था वर्णन की कैसा है। तो वही बात है कि नरक क्या है? दुख का घर है ना, दुख का घर ही है। कौन सा नरक? जब जीव घोर पाप करता है तो वहां उत्पन्न होता है। तो जीव वहां उत्पन्न होते हैं, जो जीव वहां उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नारकी कहते हैं। यही बात यहाँ पे बताई गई है। और जो नरक गति में जो रहने के स्थान है उनको क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है ना, जो बिलों के सदृश, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि ऐसे गड्ढों में जैसे बिल बन जाते हैं, तो वही बात वहां पे की गई है कि बिलों के सदृश उनके वहां पे नीचे क्या बोलेंगे हम उसको, कि घर बोले, जैसा हम अब घर बोलते हैं अपना कि घर थे, है ना, हमारे घर है, वैसे ही जो उनकी बस्तियां है वो कैसी होती है? बिलों के सदृश होती है। चलिए। पापी जीव तो नरक में जाते हैं और पुण्यात्मा? पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं। ये स्वर्ग कहाँ है और कैसे है? स्वर्ग स्वर्ग उधर्व लोक में है। ऊर्ध्वलोक में है ना। ऊर्ध्व लोक। देखिए अब क्या आया। हम्म, क्या बात हुई कि चलिए अब ये हमको बता दिया कि पापी जो जीव है वो तो नरक में जा रहे हैं, तो जो पुण्य कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए कहा, क्या कहा कि वो लोग कहाँ जाएंगे? ऊर्ध्वलोक में। मतलब कौन सा? स्वर्ग लोक में जाएंगे। ऊर्ध्वलोक बोला अर्थात हमारा, हम सरल भाषा में बोलते तो स्वर्ग जाएंगे, ठीक है। तो अब वो स्वर्ग कैसे होते हैं, तो उसके लिए बात पूछी जाएगी कि अब ये तिरछे है या नीचे नीचे है, मतलब तिरछे तिरछे में है या सीधा सीधा है। तो अध्यापक बोल रहे हैं ये तो ऊपर ऊपर है, मतलब कैसे कि सबसे लोवेस्ट नीचे रहेगा, फिर बढ़ता 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 स्टेज जाएगा, ठीक है। और नरक में कैसा होता है कि सबसे कम, वो वाला पहला नरक, दुखों वाला, कम दुखों वाला, और फिर नीचे क्या हो रहा है? दुख बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब जो ऊपर हो रहा है, यहाँ कैसा? कम स्टेज का नीचे, फिर ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है जो सुख, ठीक है। तो उसकी बात यहाँ पे कह रहा है। अब जैसे नरक हमने देखे थे, तो नरक की संख्या कितनी देखी थी? 7, ठीक है, कि 7 पृथ्वियां है। अब स्वर्ग कितने का है? 16, मतलब 16, है ना। 16 स्वर्गों की संख्या कितनी कही है? 16। अब उनके भी नाम दिए गए हैं। सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्त्रार, आणत प्राणत, आरण अच्युत। इनके भी ऊपर 9 ग्रैवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि इन्हीं पांचों में 5वां विमान है। ये जो 5 विमान का है ना, इन पांचों में ही सर्वार्थ सिद्धि विमान है। अब देखिए क्या बात हो रही है कि अब ऊपर भी कैसा सिस्टम है, देखिए। पहले तो 16 स्वर्ग, ठीक है। 16 स्वर्ग के बाद में 9 ग्रैवयक, फिर 9 अनुदेश, और फिर 5 विमान, ठीक है। दो दो और फिर एक बीच में आता है सर्वार्थ सिद्धि का विमान, ठीक है। अब जो सर्वार्थ सिद्धि का विमान है उससे सिद्धशिला, हमें डिस्टेंस देखना है। देखिए ये तो पूरा हो गया स्वर्ग, जो कहाँ तक आया? 3 लोक में। और सिद्धशिला कहाँ है? लोक के अग्रभाग पर, ठीक है। तो वही बात अब आएगा कि इसके ऊपर क्या है। अब सर्वार्थ सिद्धि सबसे टॉप मोस्ट हमारा लोक आ गया, इसके ऊपर क्या है? तो उसके ऊपर क्या है? सिद्धशिला, जहां अनंत सिद्ध विराजमान है। सामान्यतः यही 3 लोक की रचना है। गुरुजी हमें तो पूर्ण संतोष नहीं हुआ, विस्तार से समझाइए। एक दिन
एक दिन के पाठ में इससे अधिक क्या समझाया जा सकता है? यदि तुम्हें जिज्ञासा हो तो तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ वार्तिक, त्रिलोकसर आदि शास्त्रों में जानना चाहिए। मतलब अभी जिस हम भाग में पढ़ रहे हैं तो अभी आपको इतना ही जानने योग्य है। फिर आगे जब हम तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पढ़ेंगे, जहां हम इसका और विस्तार से स्वरूप जानेंगे कि कैसे 16 स्वर्ग होते हैं, कैसे 9 ग्रह व्ययक होते हैं, अनुदिश होते हैं। अभी आपको मात्र उसकी रचना और उनके ये नाम ये याद करना योग्य है अभी इस स्थान पर। और आपको बता दूं कि एक हमारा जितना केश होता है, एक बाल होता है, इतनी ही डिस्टेंस होती है सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धशिला में। ठीक है, ऐसा होता होगा क्या फिर कि हम जैसे अगर छत पास पास में रही तो इधर से इधर छलांग लगा सकते हैं, वैसा सर्वार्थ सिद्धि से जा सकते हैं क्या? तो नहीं, है ना। वो डिस्टेंस भले ही उतना हो पर उतने चीजें ऐसी नहीं है कि आप छलांग लगा के आर पार इधर उधर जा सको। ये लोक है और वो लोक से बाहर है ना, मतलब मुक्त दशा में सिद्धशिला में जाया जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई है। तो देखिए अब हम एक बार वो मैप देख लेते हैं जो बताया है यहाँ पे, जो अभी हमने देखा। देखिए अब दिख रहा होगा आप सभी को, अच्छे से दिख रहा है। जी। हाँ। हाँ, देखिए जो ये बीच का डॉट है इसको हमने क्या कहा था? सुमेरु पर्वत। ठीक, सबसे पहले ये जो अंदर वाला गोल पूरा भाग है ये जम्बू द्वीप, उसके बाहर ये लवण समुद्र। ठीक है, जो डॉटेड लाइन से बताया है वो है पानी। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है? क्षेत्र। जो डॉटेड लाइन वाला है वो जल, और जो डॉट डॉट करके दिया हुआ है वो है पर्वत। ठीक है, जिससे हमें और चीजें समझ में आए। तो ये सबसे पहला सुमेरु पर्वत जिसका नाम दिया हुआ ही है। ठीक, फिर ये आप पर्वतों को देखिए। सबसे पहले हमने क्या देखे कि 6 पर्वत है। तो कौन से पर्वत है यहाँ पर? ये नाम दिए हुए हैं, शिखरी, रुक्मी, नील, निषद, महा, हिमवंत, है ना। ये सारे क्या है? पर्वत है ऐसे आड़े में। तो ये कितने डिस्टेंस में हो गए? 6 पर्वतों से हमारे क्या हो गए? 7 क्षेत्र बढ़ गए। ठीक है, देखिए ये भरत है, हिमवत। अब यहाँ पे नदियां देखिए, नदियां दिख रही है आप सभी को? देखिए बीच में जो ऐसे जा रही है ना, एक इधर साइड जा रही है और एक इधर साइड जा रही है ना। जी। जैसे इधर आप ऊपर देखेंगे, जैसे यहाँ पे जो ऊपर से ऐसे 2 शेप में आ रही है वो रक्ता रक्तोदा। ठीक है, जो पुंडरीक में मिक्स हो रहा है वहां पे। ठीक, वहां से आप देखिए ऊपर रक्ता रक्तोदा, 2 नदियां वहां से आ रही है। फिर उधर नीचे क्या दिया है? रुप्यकुला, सुवर्णकुला, वहां पे दिया है नरकांता, नारी नरकांता, सीता सीतोदा, हरित हरिकांता, रोहित रोहितास्या। ये सब नीचे देखिए वहां दी हुई है। अब वो कैसी जा रही है? एक इस साइड जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है। जैसे जो एक पूर्व की समुद्र में मिल रहा है और एक भाग, एक नदी कहाँ मिल रही है? सारी पश्चिम की नदियों में मिल रही है। समझ में आ रहा है मैप? जी। दिख रहा है वहां चीजें कैसी? कि देखिए आप हर इसमें देखिए तो क्षेत्र के बीच में एक गोल है, मतलब वो पर्वतों का, और उसके बाद से वो नदियां एक इधर और एक इधर। मतलब जो पेयरिंग में जो नदियां थी तो उसमें से भी क्या एक पेयर कहा जा रहा है पूर्व दिशा में और एक पेयर कहा जा रहा है एक साइड, है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में, दोनों एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो ऐसा ये जो है ये जम्बू द्वीप का, अर्थात 3 लोक के नक्शे में हम कहा अपने आप को जम्बू द्वीप में देखने जा रहे हैं कि 3 लोक कैसा होता है। तो हम लोगों ने 3 लोक को देखा सरल माध्यम से कि मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। अब उसमें भी मध्यलोक कहाँ आ रहा है और हम कहा भरत क्षेत्र में कहाँ है, विदेश क्षेत्र कहाँ है, तो उसके लिए हमें दिया जम्बू द्वीप का नक्शा। कि जम्बू द्वीप में हम कहते हैं ना जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे, है ना। तो वही बात है कि जम्बू द्वीप का नक्शा कैसा है कि जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, फिर इत्यादि द्वीप समुद्र ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र पाए जाते हैं। और जम्बू द्वीप में भी 6 पर्वत जिससे 7 क्षेत्र बंटवारे हुए। उसके बाद में वहां पे क्या है? कितनी नदियां गई? नदियों की संख्या कितनी गई थी? किसको याद है? नदी की संख्या 14। कितनी है? 14। हाँ, पेयर में है, 14 नदियां कही गई है। ठीक है, और उसके बाद में नरक कितने कहे गए हैं? 7। 7। 7। हाँ, 7 नरक कहे गए हैं। तो ये क्या हो गया? मध्यलोक और अधोलोक। फिर हम कहा गए कि अधोलोक, अब कौन सा बचा? ऊर्ध्वलोक, है ना, स्वर्ग। ऊर्ध्व। तो स्वर्ग की संख्या कितनी कही?
तो 12 स्वर्गलोक, उसके बाद 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान। हाँ, यहाँ पे एक संख्या की गड़बड़ी हुई, किसी को पकड़ में आई? 14 देवलोक ना? 16 स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग कितने हैं? 16 स्वर्ग है, ठीक है। 16 स्वर्ग, फिर उसके बाद में 9 9 ग्रेवेय, ग्रेविक। फिर 9 अनुदेश, और फिर अनुदिश। 5 विमान। और अनुत्तर उसमें से विमान। पांचवा विमान कौन सा है? सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि। सिद्धि। हाँ, और सर्वार्थ सिद्धि के बाद फिर टॉप मोस्ट क्या चीज आएगी अग्रभाग में? सिद्धिशिला। सिद्धशिला। सिद्धिशिला, सिद्धशिला। ठीक है। तो ऐसा तीन लोक का जो नक्शा है वो हम लोगों ने अभी मतलब सामान्य से हम लोगों ने अभी जम्बू द्वीप का नक्शा यहाँ पर पढ़ा है इस तीन लोक के पाठ में। ठीक है, सभी को समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? एक डाउट देखो। है हाँ जी, जी। ये जो 6 पर्वत बोले हैं और 6 पर्वत पे एक एक तालाब है, और एक तालाब हाँ, में से 2 नदी निकलती हैं तो 12 होते हैं, तो ये 14 दूसरी 2 नदियां कहाँ से आती हैं? नहीं नहीं, कितनी बोली थी हमने? एक एक नदियां बह रही है ना? नहीं, 6 पर्वत हैं, 6 पर्वत पे 6 तालाब और एक तालाब में से 2 नदी ना।